हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक एंड आई वेलकम यू अगेन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रेसिडेंट के बारे में। इस क्लास में हम देखेंगे स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर का जो पोस्ट है, स्पीकर भाई कौन रहता है? तो लोकसभा जब बनती है, लोकसभा आप देखोगे कि यहाँ पे स्पीकर रहते हैं जैसे कि जज वगैरह। तो ये मेंटेन करने के लिए, डिकोरम पास करने के लिए, बिल के लिए, तो ये हेड उनको नॉमिनल मतलब बना दिया जाता है कि हाँ भाई आप देखो, कंट्रोल करो पूरे राज्यसभा लोकसभा को। तो ये होते हैं स्पीकर, आप देखोगे हमेशा। तो अभी के करंट स्पीकर आपको बताना है कौन है। तो स्पीकर जो है, स्पीकर कभी भी आपको ये पोस्ट खाली नहीं मिलेगा। आप अगर देखोगे कि सबसे पहले मान लो कि इलेक्शन हुआ, तो जैसे कि इलेक्शन में आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रोटेम स्पीकर को चूज़ किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर मतलब कि अभी तो स्पीकर को भी इलेक्शन के थ्रू मतलब कि आपस में वोट करके कि कौन जाएगा, उनको इलेक्शन स्पीकर को बनाया जाता है। स्पीकर आपको पता होना चाहिए कि थर्ड मोस्ट पावरफुल पोस्ट है इंडिया में। सबसे पहले है प्रेसिडेंट, उसके पास वाइस प्रेसिडेंट, उसके पास स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? तो जो सबसे ओल्ड एज के होते हैं उनको सबसे पहले टेम्पररी, मतलब कि जब तक इलेक्शन ना होने तक स्पीकर का तब तक के लिए बनाया जा सकता है। तो ये कभी भी अनफिल्ड नहीं रह सकता। तो इनका काम क्या है कि डेकोरम को मेंटेन करना, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविज़न, जो भी प्रोविज़न है तो फाइनल इंटरप्रेट करके सबको बताना। एडजर्नमेंट का जो होता है वो, जब भी कोई मान लीजिए कि कोई बिल आया तो उस पर वोटिंग होना था, तो 50 ने वोट किया इधर, 50 ने वोट ही देगा, तो सपोज ये टाई हो गया, तो स्पीकर अपना कास्टिंग मतलब वोट दे सकते हैं जिसमें उनको मन करे। ठीक है। जॉइंट सिटिंग में डेडलॉक को वही चेयर किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब राज्यसभा और लोकसभा का डेडलॉक लग जाए तो कौन इसको चेयर करता है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ना कि राज्यसभा। लोकसभा के स्पीकर चेयर इसको करते हैं। सीक्रेट सीटिंग में भी यही आते हैं। और चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है उनके ये डिफेक्टो चेयरमैन है। और चेयरमैन ऑफ सम कि क्या है, सम, सॉरी क्या पता क्या लिखा है। और ये डिस्क्वालीफाई यही करते हैं। सपोज कि आपको आर्टिकल पता है कि शेड्यूल 10 में आपको डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब कि सपोज कि दल बदलू कानून है, उसमें जो भी मान लीजिए कि कोई ए पार्टी से चुन कर आया और वो चेंज करके बी पार्टी में चला गया, तो उसका जो डिसीजन करेगा वो डिसाइड कौन करेगा डिस्क्वालीफाई करने का? तो आपको स्पीकर करेंगे। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कि अभी होते तो है नहीं ये, तो इनको इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना चाहिए, ना कि कोई सपोज कि बीजेपी पार्टी का हो तो कोई भी पार्टी हो तो पार्टी को अपना सपोर्ट नहीं, बल्कि इम्पार्शियल होना चाहिए। और इनका पता है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी इनको मिलता है, मतलब कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो ये आखिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ही हट सकते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या था? तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, रेटिफिकेशन जो भी स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराना पड़ेगा। तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या था कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। तो ये है आपका। और जो भी इनका काम है उनको क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते, और ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर होते हैं। तो ये आपको पता है 7th पोजीशन इन रैंक, हायर देन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर। तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे ज़्यादा हाई रहता है, 7th पोजीशन इन रैंक है, ना कि थर्ड। मैंने अभी थर्ड बोल दिया, सॉरी। तो 7th पोजीशन है, आपको मैं हायरार्की भी बता दूंगा। तो ये 7th पोजीशन इन रैंक है, हायर देन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है। तो अब चलते हैं जो स्पीकर हो गए। तो अब मान लीजिए कि स्पीकर नहीं है अभी फ़िलहाल, वो छुट्टी पे, तो उनको उनके सीट को जैसे कि पता है आपको वैकेंट नहीं रख सकते, नेवर लेफ्ट अनफिल्ड, तो उनके जगह पे डिप्टी स्पीकर को नॉमिनेट कर मतलब कि बैठा दिया जा सकता है। स्पीकर का काम रहता है। इनका जो क्या है कि डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर, उसी दिन डिप्टी स्पीकर भी चुन के आते हैं। इनको कौन अपॉइंट करता है? तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। स्पीकर जब नहीं रहेंगे तब डिप्टी स्पीकर काम करेंगे, और जब ये नहीं रहेंगे तो चेयरपर्सन जो रहते हैं पैनल के, पैनल बनाया जा सकता है। तो उनके डिप्टी सेक्रेटरी, चेयरपर्सन के सेक्रेटरी, अगर मान लो कि स्पीकर भी नहीं है और वाइस मतलब सॉरी डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो चेयरपर्सन होते हैं पैनल के, वो चेयर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर मैंने अभी बता दिया कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को बनाया जाता है, जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर है उनको प्रेसिडेंट ओथ लेकर बनाते हैं प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद जब इलेक्शन होगा तब जाके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनेंगे। अब चलते हैं जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो उनको वाइस प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। तो ये डी फैक्टो हो गया चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये भी सेम पावर है जो लोकसभा के स्पीकर है, और इसमें भी वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे राज्यसभा के तब जाके डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे ये।
और ये कोई एमपी नहीं रहते हैं, बल्कि ही इज़ नॉट एन एमपी। इनका भी इलेक्शन होता है, आपको पता है जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में स्टेट भी भाग लेते हैं, बल्कि जबकि क्या होता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब इसमें स्टेट भाग नहीं लेते, सिर्फ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन प्रेसिडेंट में क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, उसमें क्या होता है कि स्टेट्स भी भाग लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको प्रेसिडेंट वाइस डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा में आपको ये सिर्फ यही इलेक्ट करके बनाएंगे, ना कि स्टेट्स। तो ये आपका हो गया। तो स्पीकर डिसाइड जॉइंट सिटिंग, टाई ऑन वोट, इसमें भी टाई ऑन वोट है। और मनी विल आपको पता है स्पीकर, हाँ स्पीकर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो डिसाइड करता है कौन बिल है, फिनेंस बिल है, मनी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। तो ये पावर सिर्फ स्पीकर को रहती है, सॉरी, जिसको डिप्टी चेयरमैन भी बोला जाता है। तो राज्यसभा में इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। तो जब चेयरमैन नहीं रहेंगे राज्यसभा के तब चलेंगे। इसमें भी आपको पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन भी है राज्यसभा के, जब दोनों नहीं रहेंगे तब, जैसे कि लोकसभा में था, तो वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो लीडर ऑफ लोकसभा जनरली इस प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है उन्हीं के मेजोरिटी के जो भी प्रूफ कर पाता है तो वही प्राइम मिनिस्टर होता है। तो लीडर कौन रहता है लोकसभा का, जो लीडर रहेगा डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा। तो राज्यसभा का कौन रहता है, तो मिनिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा अपॉइंटेड लीडर ऑफ अपोजिशन हाईएस्ट सीट, जिसमें पहले क्या था कि 2019 से पहले क्या था कि जो भी 50 सीट लाएगा वो अपोजिशन बनेगा लीडर ऑफ, लेकिन वो 50 भी नहीं लाया तो कोर्ट ने इसको हाईएस्ट सीट बना दिया। और अब हम देख लेते हैं अपने डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट में। तो ये पार्लियामेंट के कुछ डिवाइसेस है जिसके थ्रू पार्लियामेंट उस काम करती है। तो सबसे पहले होगा आपका क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर स्टेड क्वेश्चन और अनस्टेड क्वेश्चन। तो जब मान लीजिए कि ये असेंबली बैठी, तो ये जो फर्स्ट आवर रहता है उसमें जब क्वेश्चन आवर उसको बोला जाता है, फर्स्ट आवर जो होता है उसको क्वेश्चनिंग किया जा सकता है उस टाइम पे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब उसमें क्या होता है कि एक स्टेड क्वेश्चन होता है, एक अनस्टेड क्वेश्चन होता है। स्टेड क्वेश्चन में आपको वहीं पे आपको ओरल आंसर देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसी टाइम आपको ओरल आंसर दिया जाता है। और अनस्टेड में आपको रिटन में बाकायदा से आपको रिटन में आपको आंसर देना पड़ेगा अनस्टेड में। 0 आवर क्या होता है कि ये क्वेश्चन आवर के बाद आपको 0 आवर देखने को मिलेगा। तो 0 आवर में नॉट रिटन, मतलब आपको लिख के नहीं बल्कि ओरल आवर ही दे रहा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले होता है क्वेश्चन आवर, ठीक है, उसके बाद होता है 0 आवर, 12 बजे के बाद 0 आवर इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि इसके भी कुछ पावर्स है, मोशंस हैं जो इसके डिस्कशन के लिए। तो इसमें आपको क्या है कि इसमें भी मोशन, जैसे कि आपको कुछ बात रखनी है, तो सब्सटेंटिव हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्सिडरी हो गया, और एक हो गया आपका ये सस्पेंडिंग। तो आप सब याद रखिएगा कि ये सब एस से ही है, जितने भी एस, सब्स्टिट्यूट, सब्सटेंटिव, सब्सिडरी और सब्सिडी। तो सब्सटेंटिव मोशन में देख लेते हैं। तो इसमें जब ये मोशन लाया जाएगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भी मैटर होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। कि कहाँ डिस्कस किए जाएंगे, लोकसभा में, ठीक है, या फिर राज्यसभा में। तो जो भी इंपॉर्टेंट मैटर होगा तो ये सब्सटेंटिव मोशन के थ्रू ही डिस्कस किए जाएंगे। दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूट मोशन, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिस्कस किया जाएगा, अल्टरनेटिव ऑफ ओरिजिनल। तो ये होगा सब्स्टिट्यूट, नाम से ही है। तीसरा होगा आपका सब्सिडरी, जो भी बिजनेस वाला, जो भी बिजनेस रिलेटेड होगा पार्लियामेंट का, वो उसमें डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट होता है आपका सस्पेंडिंग। तो ये हाँ, जैसे कि मान लीजिए इस पे बात चल रहा है, उसको कट करके अब नहीं चलिए अब अनदर टॉपिक पे, तो ये हो गया सस्पेंडिंग। और एक हो गया आपका अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट में क्या है, तो मॉडिफाई द ओरिजिनल वन। अब चलते क्लोजर में। तो ये क्लोजर क्यों लिया जाता है, तो कट द डिबेट के लिए लाया जाता है क्लोजर मोशन। तो इसमें क्या है आपका कि इसमें भी आता है सिंपल, क्लोजर, कंगारू और गिलोटिन। तो और एक लास्ट हो गया गिलोटिन। तो सबसे पहले सिंपल क्लोजर में क्या होता है, तो जो भी मैटर डिस्कस किया उन्होंने, चलिए हाँ ठीक है, तो उसको वोट पे लाया जाता है कि हाँ चलिए वोटिंग देखते हैं वो पास होगा कि नहीं। तो उसको वोटिंग के लिए तो सिंपल क्लोजर होता है। एक होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी है क्लॉज, जो भी एक्ट आ रहा है, जो भी डिस्कस, उसको पार्ट में बांट कर उसको डिस्कस करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, ठीक है। चलो अब होता है कंगारू। कंगारू में जो भी इम्पोर्टेंट क्लॉज होंगे, सपोज कि एक पेज है, मान लो पूरा तो डिस्कस नहीं ना करेंगे, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करके बाकी जो भी बचा खुचा है उसको हटाओ, चलो ठीक है। और गिलोटिन जो है उसको जो भी अनडिस्कस्ड है उसको वोट पे लाया जाता है। सिंपल क्या था, तो जो डिस्कस हुआ था उसको वोट पे लाया जाना। तो गिलोटिन क्या है, जो अनडिस्कस्ड है
अब है एक प्रिविलेज मोशन भी होता है, ठीक है। दो मोशन आपको हो गया, एक होता है प्रिविलेज और एक कॉलिंग ऑफ अटेंशन। प्रिविलेज मोशन की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया, ठीक है, उसके लिए। और कॉलिंग अटेंशन नाम से कि कोई भी मैटर है उस पे अटेंशन लाने के लिए। और एक हो गया आपका एडजर्नमेंट। तो अर्जेंटमेंट क्या है कि अर्जेंट विल बी डिस्कस्ड, रेस्ट विल बी स्किप्ड, मतलब कि हटा दो, ठीक है। तो ये कब, ये मिनिमम 2.5 घंटे का होना ही चाहिए एडजर्नमेंट मोशन। तो ये सिर्फ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे जो है उसी के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। मोशन मतलब कि कोई भी ला सकता है, जो भी प्राइवेट मेंबर हो गया, इंडिविजुअल मेंबर हो गया। एक होता है आपका सेंसर लाया जाता है और एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाया गया तो पूरे सरकार गिर जाती है, अगर वो पास नहीं करा पाएगा। तो बिना किसी रीज़न के भी ला दिया जा सकता है, अभी तक 3 बार आ चुका है। फिर ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को के खिलाफ आता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आया, अगर मान लीजिए वो नहीं फुलफिल कर पाए तो उनका सरकार गिर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिरी तो पूरा सरकार गिर जाएगा। और इसमें क्या होता है कि मेजोरिटी को प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ भाई कि तुम्हारा सरकार है, तो आप गिनाइए, आप है इतना। तो अगर नहीं है तो रेजिग्नेशन दीजिए। तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिज़ाइन कर दिए तो सरकार गिर गई। अब सेंसर मोशन जब लाया गया, तो सेंसर मोशन में क्या होता है कि ये कोई रीज़न होता है कि हाँ भाई इसके लिए हम ला रहे हैं। इसमें क्या होता है कि नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल, सपोज कि कोई अकेला ही कोई अपने प्राइवेट पार्टी, मतलब कि जैसे कि सपोज कोई छोटा पार्टी उससे चूज़ करके गया है रीजनल पार्टी, तो ये किसी इंडिविजुअल या फिर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है। और ये स्पेसिफिक पॉलिसी है जो सेंसर को स्टॉप कर सकती है, और ये कोई भी रेजिग्नेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये हो गया मोशन हमारा। और एक होता है सबसे पहले थैंक्स गिविंग मोशन। तो जब फर्स्ट सेशन इंड होते पता आपको पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं? एक होता है विंटर सेशन और एक होता है समर सेशन, या कौन आप बताइएगा। तो ये थैंक्स गिविंग मोशन हो जाता है। तो ये इट केप्ट अंडर वोट। तो ये फर्स्ट सेशन के एंड में थैंक्स गिविंग मोशन। अब देख लेते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन मतलब कि सपोज कि किसी को मैटर डिस्कस करना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद कानून बनाना है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस पे जो डिस्कशन होता है उसके लिए है, ठीक है, डिस्कशन ऑफ पब्लिक। तो इसमें भी आपको हो गए कितने तरह के? तो ये 3 तरह के आपके रेजोल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहला होगा कि प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, एक होता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, एक होता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, और ये लास्ट ही टॉपिक रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हो, इसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो दिस वन इज़ द लास्ट। तो ये आपको पता है डिस्कशन, तो प्राइवेट मेंबर, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर कब ला सकते हैं रेजोल्यूशन? तो सिर्फ फ्राइडे को आफ्टरनून सीटिंग में प्राइवेट मेंबर ला सकते हैं। तो भाई अगर देखोगे, अगर हर दिन प्राइवेट मेंबर लाने लगा तो बहुत हो जाता है, इसलिए उनको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया कि आप फ्राइडे को लाओ, ठीक है। जो भी होगा उस दिन हम देख लेंगे। तो आफ्टरनून में इसको डिस्कस किया जाता है। एक होता है कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लाया जाता है, तो एक कोई मिनिस्टर लाता है, ठीक है। तो ये कोई मिनिस्टर लाता है, तो ये मंडे को और थर्सडे को ला सकते हैं। तो मंडे और थर्सडे को डिस्कस किया जाता है। एक होता है स्टैच्यूटरी, तो ये कोई भी, अगर ये प्राइवेट भी ला सकता है और ये मिनिस्टर भी ला सकता है। तो ये रेजोल्यूशन हो गया आपका। चलो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। तो एवरी बिल हैज़ टू बी पास थ्रू 2 हाउसेज एक्सेप्ट मनी बिल। आपको पता है कि कोई भी बिल अगर पास कराना तो दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा, सिर्फ मनी बिल को छोड़कर, ठीक है। तो मनी बिल को पास होना ही पड़ता है राज्यसभा या राज्यसभा से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिल देख लेते हैं कौन से बिल होते हैं। एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल और एक होता है पब्लिक बिल। तो प्राइवेट में जो होता है कोई भी मेंबर ला सकता है जो बिल लाना हो, और जो पब्लिक वाले बिल है वो सिर्फ गवर्नमेंट लाती है। तो इसमें भी हो क्या, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है मनी, और एक होता है फिनेंस, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ऑर्डिनरी बिल क्या है? वो कोई भी बिल जो फिनेंस बिल नहीं है, ठीक है। तो फिनेंस बिल फिर क्या है? तो फिनेंस बिल वो है जो फिनेंशियल मैटर से डिस्कस करता है, जैसे कि लोन किसी को कितना देना है, जो भी है टैक्स वगैरह। तो ये फिनेंशियल, जो भी पैसा से रिलेटेड हो गया फिनेंशियल मैटर, तो वो आपको फिनेंस बिल में आ जाता है। अब फिर मनी बिल क्या है? तो मनी बिल वो बिल है जो कि आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चे कितना है वो दिखाने के लिए, जो आपको बिल पैसा निकालने के लिए हो गया, टैक्स के लिए हो गया, तो उसको मनी बिल बोलते हैं, ठीक है। एक होता है लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या होता है कि जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, आपको पता है जैसे कि DPS में आप देखोगे, DPSP के बाद जो है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो पार्ट ए आपको ए लग जाता है, बी लग जाता है। ट्रिब्यूनल में आप देखोगे 323A B, तो ये पहले से नहीं होता है। तो जब ये आया तो होगा कॉन्स्टिट्यूशन, उस हिसाब से उस टाइम के लिए 1947 के लिए ठीक था। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको लिए लॉ बनाना है, कुछ करना है, एक्ट बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू ही आता है।
तो इसमें जो था पब्लिक बिल प्राइवेट बिल, तो इसमें आपको क्या है कि कोई भी मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा और इसके ज़्यादा चांस होते हैं पास करने के, और इंट्रोडक्शन 7 डे ऑफ नोटिस में दिया जाता है। और इसमें कोई भी एमपी ला सकता है प्राइवेट मेंबर, और इसमें प्रॉब्लम होते हैं पास करने में, जाहिर सी बात है कोई प्राइवेट लाएगा तो उसको कौन पास करेगा, तो कोई हाई चांसेस रहते हैं पब्लिक वाले को पास होने के, क्योंकि इन्हीं की गवर्नमेंट रहती है। अब बिल जो है ये 5 स्टेज में पास होता है। तो ये आप देख लो 30 डेज़ के नोटिस के बाद ही पहले आपको दे देना पड़ता है, इसमें 7 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है आपको पहले, इंट्रोडक्शन के पहले। तो जो बिल अगर पास कराना तो ये 5 स्टेज में पास होता है। तो पहले क्या होता है, रीडिंग होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में रीडिंग होता है, और जो भी बिल इंट्रोड्यूस करता है उसको लीव लेना पड़ता है छुट्टी लेने के लिए, और पहले बताना पड़ता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बिल का, और उसको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। अब चलते हैं सेकेंड स्टेज पे। तो क्या होता है कि सबको, जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक बिल का कॉपी दिया जाएगा कि हाँ भाई देखो ये बिल है, फिर उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, देखा जाएगा उन लोग के द्वारा कि क्या है क्या नहीं है, और फिर हाउस जो भी है उसको 4 एक्शन ले सकती है। तो एक फिक्स डेट रहता है कि उसके थ्रू जल्दी पास कराना पड़ेगा। फिर पार्लियामेंट में आपको पता है कमिटीज़ रहती हैं बहुत सारे, तो उसको उसके लिए रेफ़र करा दिया जा सकता है। फिर जॉइंट कमेटी बनाया जा सकता है दोनों हाउस के थ्रू, और वो पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट भी किया जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि किया जाएगा, बस ये चारों हो गए तो किया जा सकता है, मे भी किया जा सकता है। तो सबको बांटा जाता है सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि कंसिडरेशन किया जा सकता है। तो मेंबर कैन मेक कंसिडरेशन एंड गिव, पहले फिर उसको जो हाउसेस है वहाँ पे डिबेट होगा, डिसाइड होगा, तो उस टाइम पे ही रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद वोटिंग करके उसको दूसरे हाउस में, ये कहीं भी लोकसभा में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कोई भी बिल, और राज्यसभा में, लेकिन सिर्फ मनी बिल ही लोकसभा में किया जा सकता है। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके अगर एक्सेप्ट हो गया तो वोटिंग होकर ये नेक्स्ट हाउस में पास होने के लिए जा सकता है। अब चलते हैं अपने फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि बिल जो अगर सेकंड स्टेज पे आ गया, फिर से वो बिल जो है ये नेक्स्ट हाउस में पास करा दिया गया, ठीक है। अब इससे फिर से वही 3 स्टेज वापस से दोहराया जा सकता है। इसमें भी अगर हो सकता है चांसेस पास हो जाएंगे। अब हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव करके वापस दिया जा सकता है, मे बी रिजेक्टेड हो सकता है, और मे नॉट टेक एनी एक्शन, तो उसको पेंडिंग में भी डाला जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शन भी किए जा सकते हैं। अगर 6 महीने तक पास नहीं किया तो डेडलॉक हो जाता है। तो डेडलॉक के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है दोनों हाउस का कि हाँ भाई क्या हुआ, क्यों नहीं पास कर रहे हो। तो इसको कौन चेयर करता है, तो मैंने बताया था, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको चेयर करते हैं। अब इसको इसके बाद कहाँ जाता है, इसके बाद फोर्थ फिफ्थ स्टेज में, तो ये प्रेसिडेंट के पास आता है। तो प्रेसिडेंट आपको पता है उनके पास भी 4 वीटो होते थे, आप मैंने बताया था, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, आपको 2 और बताना है। तो ये प्रेसिडेंट के लिए एक्सटेंड के लिए जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट साइन कर सकते हैं उस पर। तो अगर साइन कर दिया तो बिल पास हो गया, नहीं तो फिर अगर वो चाहते तो मे भी फिर से वापस भेज चलते हैं कि हाँ ठीक है रिकमेंडेशन दीजिए, रिकमेंड करके कि इसमें आप थोड़ा करिए कि ऐसा ऐसा बात है। तो ये हो गया आपका बिल के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे मनी बिल। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।